अब देखिए हम लोग सीख रहे हैं डेबिट नोट का पार्ट। ठीक है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज के बारे में। अब देखिए होता क्या है, जब मैंने माल खरीदा, ठीक है, ये डेबिट नोट किस केस में है, सिंपली मैंने हो सकता है कैश में परचेज किया हो, ठीक है, या फिर क्रेडिट पे परचेज किया हो। तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या हो सकता है कि मेरे को माल वापस करना पड़े। ठीक है, ऐसा होता है ना, आप लोग भी सामान मंगाते हैं फ्लिपकार्ट से और कई बार खराब हो जाता तो वापस कर देते हैं, तो वहां से उसको आपको क्या मिलता है, पेमेंट मिल जाती है ना। लेकिन बिजनेस की बात करें तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे तो बिजनेस एक दिन का होता नहीं है, डेली का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जिसको हम सामान वापस करते हैं वो हमको तुरंत नगद वापस नहीं देता, वो क्या कहता है, नेक्स्ट टाइम कोई पेमेंट कोई बिल होगा ना, कोई सामान आप हमसे खरीदेंगे तो उसका बिल का जो अमाउंट होगा उसमें से ये अमाउंट लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि अगर आप फ्यूचर में कोई सामान हमसे परचेज करेंगे, ठीक है, अगर मान लेते तो 20,000 का बिल बना है और अभी आप जो सामान वापस कर रहे हैं वो 2,000 रुपये का है, तो उस टाइम मुझे 20,000 रुपये का बिल ले लेना, सामान ले लेना, और मुझे 2,000 रुपये जो अभी के हैं बनते हैं आपके वापसी के, वो काट कर मुझे वापस देना, मतलब कि 18,000 रुपये देना। ठीक है, तो ये कैश परचेज केस में भी हो सकता है, क्रेडिट परचेज के भी केस में हो सकता है, लेकिन होता कब है, व्हेन गुड्स रिटर्न, जब क्या हो जाता है, गुड्स रिटर्न कर दिया जाता है। अगर गुड्स रिटर्न करेंगे तो क्या होगा बेटा, डेबिट नोट। ठीक है, डेबिट नोट कौन बनाएगा, हम बनाएंगे डेबिट नोट, मतलब कि जो गुड्स रिटर्न कर रहा है वो डेबिट नोट बनाएगा। ठीक है, वो डेबिट नोट बनाएगा, और जिस बंदे ने, ठीक है, जो हमको सामान के जो हमें बोल रहा है, जो हमारा सेलर है, जो हमें कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम आप 2,000 रुपीज़ कम दे देना, वो बनाएगा हमारे लिए क्रेडिट। ठीक है, तो मैंने सिंपली आपको क्या बताया कि, ठीक है, सिंपल मैंने आपको क्या बताया बेटा, तो हम क्या सीखते हैं इसमें, जो परचेजर होता है, सिंपल सी बात क्या है, जो परचेजर है, ठीक है, वो क्या इशू करता है बेटा, डेबिट नोट। ठीक है, परचेजर क्या करता है, डेबिट नोट इशू करता है। किसको इशू करता है ये, सेलर को। ठीक है, और सेलर क्या करता है, देखो सेलर क्या करेगा, सेलर इशू क्रेडिट नोट। किसको इशू करता है बेटा ये, टू परचेजर। ठीक है, किसको इशू करेगा ये, टू परचेजर। इसमें आपने दो कॉन्सेप्ट समझे, डेबिट नोट ही नहीं समझा खाली, आपने इसके साथ साथ क्रेडिट नोट भी समझा। ठीक है, इसके साथ आपने दूसरी चीज क्या समझी बेटा, क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट का केस दोनों केस में हो सकता है मैंने कभी सामान बेचा हो, ठीक है, तो कोई कस्टमर मुझे सामान वापस दे जाए तो वो मुझे डेबिट नोट देके जाएगा, मैं उसको क्रेडिट नोट इशू करूँगा। हो सकता है मैंने कहीं से सामान खरीदा हो तो मैं उसको डेबिट नोट दूंगा, वो मेरे को क्रेडिट नोट देगा। ठीक है, ये इंटर रिलेशन कॉन्सेप्ट आप समझ गए, मेरे को लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो एक बार दोबारा से कोशिश कर लेना, नहीं आएगा तो फिर मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है बेटा, तो ये डेबिट नोट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और क्रेडिट नोट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। ठीक है बेटा, ये हमारे कोई भी ट्रांजेक्शन जो होती है ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उनको मेंटेन करने में हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने अदर्स चैप्टर हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इसका। अब देखिए इसके बाद हम लोग सीख रहे हैं पे इन स्लिप। अब पे इन स्लिप क्या होता है, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने अपने अकाउंट में पैसे जमा कराए होंगे, कभी मम्मी के साथ या पेरेंट्स के साथ जाकर। ठीक है, या आप आजकल तो स्कूलों के भी बच्चों के अकाउंट खुल जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पे इन स्लिप क्या है, आप जब कैश जमा कराते हैं किसी भी बैंक में तो आप एक रिसिप्ट होती है जिसको आपको फिल करना होता है। फिल करने के बाद आपको क्या होता है, कैश काउंटर पे जाके वहाँ पे जो कैशियर बैठा है उसको देना होता है उसके जो आपने कैश कितना जमा करा, जैसे मान ले सपोज मैं 5,000 जमा करा दूँ। ठीक है, तो 5,000 में कितने मेरे नोट हैं, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उस रिसिप्ट को लूँगा। ठीक है, रिसिप्ट को सबसे पहले भरूँगा। ठीक है, उस रिसिप्ट जो उस बैंक की रिसिप्ट होगी उसको भरूंगा मैं, उसे बैंक अकाउंट, बैंक नेम लिखा होगा सबसे पहले उसका। ठीक है, जो भी बैंक होगा वो SBI बैंक है, HDFC बैंक है, साथ में फिर मेरा अकाउंट होल्डर नेम लिखा होगा उसके ऊपर, अकाउंट नंबर लिखा होगा और मेरा नेम लिखा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ में डेट लिखा होगा यहाँ पे, इसके साथ साथ में नीचे चेक डिटेल्स या कैश डिटेल। अगर मैं कैश जमा करा रहा हूँ, कैश डिपॉजिट करा रहा हूँ
कैश वाले कॉलम में उसकी जो कैश की डिटेल है फिल करूँगा। अगर चेक डिपॉजिट करा तो मैं चेक की डिटेल्स यहाँ पे डिपॉजिट करूँगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक ये पोर्शन। इसके साथ साथ में दूसरा पोर्शन भी होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पे भी बैंक ने रिसिप्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, डिपॉजिट रिसिप्ट बोलते हैं इसको। यहाँ पे बैंक नेम लिखा होगा, ऐसे ही अकाउंट होल्डर नेम लिखा होगा और यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा होगा, फिर यहाँ पे चेक और कैश का डिटेल लिखा होगा और अमाउंट में डिपॉजिटर यहाँ पे साइन करेगा और जिस बैंक ने जिस कर्मचारी ने मेरे से कैश रिसीव किया है वहाँ पे स्टैंप लगा देगा और वहाँ पे साइन कर देगा। ऐसे में जब जमा कराऊंगा पैसे तो यहाँ पे भी साइन करूँगा, यहाँ पे भी साइन करूँगा। बैंक यहाँ पे भी स्टैंप लगाता है, यहाँ पे भी स्टैंप लगाता है, ठीक है। तो अब ये होता क्या है, सिंपल मैंने क्या किया, जैसे प्रोसेस बताता हूँ। मैंने सबसे पहले ये डिपॉजिट स्लिप फिल कर दी, ठीक है। डिपॉजिट स्लिप फिल करने के बाद मैं बैंक में पहुँचा, बैंक में पहुँचने के बाद ही मैंने डिपॉजिट स्लिप फिल कर दी। अब मैं वहाँ पे कैश काउंटर पे गया। कैश काउंटर पे जाने के बाद मैंने कैशियर से बात की, सर मुझे पैसे जमा करना है। तो उसने मेरे से डिपॉजिट स्लिप ली, उसको चेक किया, जो मैंने इन्फॉर्मेशन फिल करी क्या वो करेक्ट है। अगर वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, उसको लगता है ठीक है सारी चीज़ें, उसको चेक करने के बाद नोट को चेक करेगा सारी नोट सही है कि नहीं है, कोई फटा हुआ तो नहीं है। अगर फटा हुआ है तो उसको मेरे को बताएगा। कोई आजकल आपको पता है फेक करेंसी भी आती है, कोई फेक करेंसी तो नहीं है, वो मशीन में अपना डाल के चेक करता है। उसके बाद में फाइनली वो अपने पास जमा कर देता है और जमा करने के बाद क्या करता है, वो मुझे जो कंपनी की सील होती है, स्टैंप होती है, उसके ऊपर लगा देता है। यहाँ पे स्टैंप लगाएगा, यहाँ पे, ठीक है, बैंक स्टैंप लगेगी यहाँ पे बेटा, और यहाँ पे बैंक स्टैंप लगेगी, ठीक है। बैंक स्टैंप लगाने के बाद वो अपने पास रख लेगा, ठीक है, और मेरे अकाउंट नंबर में ही जितने पैसे मैंने जमा कराए हैं उसको मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, ठीक है। तो आई होप मेरे को आपको समझ में आ गया होगा पे इन स्लिप क्या होता है। ये सिंपल हमारा कैश डिपॉजिट कराने की एक रिसिप्ट होती है, ठीक है। एक नॉर्मल बंदा भी जाता है बैंक में जमा कराने, एक बिजनेसमैन भी जाता है। तो नॉर्मल जो बैंक डिपॉजिट स्लिप होती है वो सबके लिए एक जैसी होती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब देखिए हमने सीखा इसके से पहले स्लिप। अब स्लिप के साथ साथ क्या होता है, हम लोगों को अब कैश निकाल सकते हैं, कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। पे स्लिप होती है, वहाँ पे पे स्लिप के बारे में सीख भी लिया। अब इसके बाद हम सीखने जा रहे हैं चेक के बारे में, ठीक है। अब चेक क्या है, अब कई बार क्या होता है हम लोग किसी को कैश में पेमेंट नहीं करते, सैलरी किसी को पे करनी तो सैलरी कैश में पे, ठीक है। कोई एक्सपेंस पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तो मैंने कैश में पे नहीं किया, मैं उसको चेक बना दिया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, चेक बनता कैसे, क्या होता है, इसके बारे में समझते। ये सबसे पहले हम समझते पेमेंट पे करने का और शिफ्ट करने का एक मेथड है, ठीक है, ठीक है। कैश के अलावा पेमेंट को रिसीव करने का और पे करने का एक मेथड है। और भी मेथड है, ऑनलाइन ट्रांसफर भी हो सकता है, RTGS NEFT भी है, लेकिन अभी इस मेथड के बारे में सीख रहे हैं जो सबसे पुराना है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है अभी भी। तो यहाँ पे जैसे कोई भी चेक है, चेक का आपने नॉर्मल हो सकता है आपने देखा भी होगा, तो आपकी बुक में भी दिया हुआ है स्पेसिमेन ऑफ चेक। तो जैसे यहाँ पे चेक तो लिखा नहीं रहता उसके ऊपर कि चेक है ये, वो सिर्फ फॉर्मेट होता है उसका चेक का। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे चेक लिखा हुआ है। यहाँ पे बैंक नेम लिखा जाता है बेटा, यहाँ पे उसका बैंक नेम होता है, IFSC कोड होता है और उसका ब्रांच एड्रेस होता है। जैसे मान लेते हैं मैं अपने अकाउंट से किसी को चेक पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मेरी कंपनी का है नाम C&R राम सर, ठीक है। तो मेरी कंपनी से अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मेरा जो जिस बैंक में मेरा अकाउंट है उस बैंक का चेक होना चाहिए। जैसे SBI में तो SBI का होना चाहिए। SBI कौन से ब्रांच का है, SBI के ब्रांच तो बहुत सारे हैं, सेक्टर 4 में भी है, सेक्टर 14 में भी है ना, और भी बहुत सारे गुड़गांव में ब्रांचेस। तो उसका ब्रांच का एड्रेस क्या है और IFSC कोड क्या है, ठीक है। IFSC कोड क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो बैंक द्वारा अपने बैंकों को, ब्रांचेस को इशू किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में अगर मैं मान लेता हूँ मोहित को चेक इशू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मोहित का नाम लिखूंगा, ठीक है। और उसको कितना रुपये देना चाहता हूँ मैं, 5,000 देना चाहता हूँ, 10,000 देना चाहता हूँ, या लाख में देना चाहता हूँ, करोड़ में दे सकता हूँ। तो इसकी जो भी है उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें डाल दूँगा, ठीक है। इसमें उसका अमाउंट डाल दूँगा। यहाँ पे तो वर्डिंग्स में लिखा जाएगा, ठीक है। अमाउंट्स लिखेंगे यहाँ पे बेटा वर्ड में, और यहाँ पे लिखेंगे न्यूमेरिक नंबर्स, ठीक है। जैसे मान लेते 1 लाख है तो यहाँ पे 1 लाख लिख देंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख ओनली, ठीक है, 1 लाख ओनली। और हमेशा ध्यान रखना बेटा वर्डिंग्स का और ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। इस पर कोई चेक पे कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए कभी भी। अगर कोई भी चेक थोड़ा सा भी मिस कटिंग होती है
तो चेक रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ में यहाँ पे मेरे सिग्नेचर भी होने चाहिए, सिग्नेचर का एक कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर होगा मेरा। अब होता क्या है बेटा, यहाँ पे जो सिग्नेचर जहाँ पे लिखा हुआ है इस पर मेरा यहाँ पे हो सकता है सिग्नेचर के ऊपर मेरा नाम भी प्रिंट होकर आए इसके ऊपर, ठीक है, चेक बुक के ऊपर, और हो सकता है ना भी होकर आए। ऐसा क्यों होता है, आपने कई चेक देखा होगा, किसी पे चेक पे तो लिखा रहता है, किसी पे लिखा रहता है। उसका रीज़न क्या है, कई बैंक वाले क्या करते हैं, इमीडिएट आपका अकाउंट खोल देते हैं, वेलकम किट दे देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप बैंक में गए, अकाउंट खोल देंगे हाथों हाथ और आपको वेलकम किट दे देंगे, और आपको उसके अंदर वेलकम किट के अंदर आपका पासबुक होता है, ठीक है। इसके साथ साथ में आपका चेक बुक होता है, ठीक है, एटीएम कार्ड नंबर होता है, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए जो भी यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड चाहिए वो भी होता है। तो आप देख रहे हैं कि चारों पांचों चीज़ें जो भी है आपको हाथों हाथ दी जा रही है। तो उस केस में जो चेक है वो प्रिंट चेक के ऊपर आपका नाम नहीं होता, ठीक है। अगर कोई बैंक आपको इमीडिएट चेक इशू नहीं करता है, पासबुक इशू नहीं करता है, या 50 नॉर्मल केस में अगर प्रिंट वाला चाहिए होता है तो उनकी जो मुंबई ब्रांचेस होती है, मैक्सिमम जो उनकी हेड ब्रांचेस होती है, वहाँ से प्रिंट होकर आने में 15 डेज़ के आसपास अप्रोक्सीमेटली टाइम लगता है। तो अगर आपको हाथों हाथ नहीं मिला तो उसके ऊपर आपको प्रिंट हुआ मिल जाएगा, क्योंकि उनके हेड ऑफिस से प्रिंट होकर आया था चेक बुक। अगर आपको हाथों हाथ मिल रहा है किसी पर्सन को, तो हो सकता है वहाँ पे नाम ना लिखा, ठीक है। तो ऐसा होता है बेटा, तो ये बात हमने सीखी। अब इसके साथ साथ में यहाँ पे चेक नंबर डाला होता है, चेक नंबर का जो स्पेशल ये आगे के 6 डिजिट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं मेरे से कोई चेक खो गया, ठीक है, मैंने मोहित को दिया था, सॉरी मेरे से नहीं खोया, मैंने मोहित को दिया था और मोहित से चेक मिसप्लेस हो गया, ठीक है, और मोहित नाम का कोई और व्यक्ति है उसको मिल गया, तो वो क्या कर सकता है, उस चेक को अपने अकाउंट में लेकर जमा करा देगा और उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अगर मोहित मेरे को टाइम रहते बता दे कि सर मेरे से चेक मिसप्लेस हो गया है और उस चेक को आप स्टॉप करा दीजिए, तो बैंक में कॉल करके मैं उनको बोल सकता हूँ कि अगर इस नंबर का चेक आता है आपके पास तो प्लीज़ इसकी पेमेंट ना कीजिए, ठीक है। मैं अपने बैंक वालों को क्या बोल सकता हूँ कि प्लीज़ होल्ड दिस पेमेंट ऑफ अगेंस्ट दिस चेक, ठीक है। उसको पूरा बिना एक मेल कर दूंगा या फिर किसी भी तरीके से इन्फॉर्म करूँगा कि ये चेक डेट है उसका, ये अमाउंट लिखा हुआ है, ये पेई नंबर था और ये चेक नंबर था, और इस चेक को आप प्लीज़ होल्ड कर दें, इसकी पेमेंट मत कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो चेक नंबर है इसकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर मेरे को एक होता है इसमें बियरर चेक और एक होता है अकाउंट पे चेक, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक होता है बियरर चेक, एक होता है अकाउंट पे, ठीक है। अब अकाउंट पे क्या होता है, अकाउंट पे का मतलब है कि किसी, सबसे पहले बियरर समझते, बियरर क्या होता है, अगर जैसे मान लेता हूँ मोहित को मैंने चेक दिया है, ठीक है, मोहित का मैंने नाम लिखा मोहित और उसको चेक दे दिया। अब मोहित नाम के तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो जो अभी मिसप्लेस होने वाला जो केस था उसमें मोहित कुमार तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उनको मिल जाएगा और वो जमा करा लेंगे अपने अकाउंट में, ठीक है। लेकिन हो सकता है मोहित के पीछे सरनेम यूज़ करता हूँ, मोहित कुमार या मोहित शर्मा कुछ भी यूज़ करता हूँ, तो मैं उसको पूरा नाम लिख के दूंगा जो उसके एज पर बैंक अकाउंट में है, ठीक है। अगर खाली मोहित लिख के दिया है तो कोई भी व्यक्ति जाके बैंक में बोल सकता है कि मैं मोहित हूँ और मुझको पेमेंट चाहिए, ठीक है। अगर लेकिन मैंने उस पर मोहित लिखा है और उसके साथ साथ में अकाउंट पे ही यूज़ किया, अकाउंट पे ही कैसे यूज़ करते बेटा, यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे लिख के यहाँ पे अकाउंट पे ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट पे ही लिख देते हैं ऐसे क्रॉस करके, तो ये अकाउंट पे ही चेक हो जाता है और ये उसी अकाउंट पे जाके क्लियर होगा जिसमें 2 से 3 दिन का समय लगता है, जिस अकाउंट के लिए चेक बनाया गया। जैसे मोहित के लिए बनाया गया तो मोहित को ऑन काउंटर कैश नहीं मिलेगा, उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, 1 से या 3 दिन के आसपास का समय लग सकता है, ठीक है बेटा। तो ये हमने सीखा चेक के बारे में, ठीक है। बियरर क्या होते हैं और अकाउंट पे चेक क्या होता है ये भी हमने सीखा, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स होगा तो आप मुझे बताएंगे बेटा। तो अभी जैसे अभी हमने सीखा वाउचर्स, ठीक है। वाउचर्स के बारे में अभी तक हमने सीखा सोर्स और डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के हमने सीखे कैश बिल, ठीक है, पे इन स्लिप, बैंक चेक, ठीक है, ये सब चीज़ सीखे वहाँ पे। अब यहाँ पे हम सीख रहे हैं कैश वाउचर। कैश वाउचर क्या है, कैश वाउचर में 2 टाइप्स के वाउचर आते हैं बेटा, डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट, क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीप्ट, ठीक है। मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने बताया कि आपको डेबिट वाउचर, ठीक है, डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट और क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीप्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद में होता है नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर, ठीक है। अब जो डेबिट वाउचर है, डेबिट वाउचर क्या कहता है, कोई भी कैश पेमेंट करनी है, ठीक है, कोई भी कैश पेमेंट करनी है,
तो हर कंपनी का क्या होता है बेटा, वाउचर से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। वाउचर क्या है, हर एक कंपनी का एक अपना फॉर्मेट होता है, ठीक है। हर एक कंपनी का क्या होता है, अपना एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। ठीक है, नॉर्मली उस पर क्या लिखती है, वो अपनी कंपनी का नाम लिखती है। जैसे मान लेते हैं मेरी कंपनी का नाम है सिया एंड राम्स, सॉरी, ठीक है, सिया एंड रामसन्स कंपनी का नाम है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, जिसको भी पेमेंट कर रहा हूँ, जिसको भी पेमेंट कर रहा हूँ, कोई भी एक्सपेंस कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेंस की डिटेल डाल दूँगी। अगर मैं कोई भी कैश में पे कर रहा हूँ, तो कैश में उसकी डिटेल डाली जाएगी, एक्सपेंस की डिटेल डाली जाएगी, यहाँ पे अमाउंट डाला जाएगा, और नीचे अमाउंट्स वर्ड्स में भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे सिग्नेचर होंगे रिसीवर के, ठीक है। यहाँ पे रिसीवर सिग्नेचर करेगा, और जिसने पे किया है ऑथराइज्ड, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, ठीक है, ऑथराइज्ड जो पर्सन है वो भी यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, ठीक है। जैसे कोई भी अकाउंटेंट किसी कंपनी में काम कर रहा है तो वहाँ पे ऑथराइज रहता है, तो यहाँ पे साइन करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेंस की डिटेल डालता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक्सपेंस का डेबिट वाउचर ऐसे बन रहा है। हर कंपनी का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। कुछ कंपनियाँ क्या करती है, पहले से प्रिंट करवा के रख लेती है, और कुछ कंपनियाँ क्या करती हैं, जिस टाइम पे जरूरत होती है उस टाइम पे प्रिंट करती हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था, वो कैश परचेज करें तो कैश बिल मिलेगा। अब जब कैश बिल मिल गया हमें, तो उसके ऊपर ये वाउचर अपना खुद से अलग से प्रिंट करके, इसके अंदर क्या रहेगा, ओवरऑल क्वांटिटी एक एक करके नहीं डाली जाएगी, सिंपली बिल का एक एज ए समरी पेश किया जाता है, इसको एज ए समरी इसको पुट किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ समरी रहती है, और अमाउंट, टोटल बिल का अमाउंट कितना है, टैक्स वगैरह कितना लिखा है, वो सब जो डीप डिटेल है उसके लिए आपको बिल ही चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक मोटा मोटा डिटेल किस चीज़ का है, कितना अमाउंट है, एक बार देखते ही समझ में आ जाए, क्योंकि जो ऑनर होता है उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, किसी भी चेक की पेमेंट बनानी है तो उसके पास इतना समय नहीं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक ऐसी समरी होती है जो एक किसी भी व्यक्ति को आसानी से समझ में आ सकती है, यानी कि बिल में ज़्यादा डीपली ना जाके बस सिंपल चेक किया, बिल का अमाउंट और इसका अमाउंट चेक, ठीक है, इसका चेक बनाया और पेमेंट कर दी, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है, डेबिट नोट भी हो सकता है, इस टाइप से क्रेडिट नोट भी हो सकता है, ठीक है। आपके बुक में भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट का वाउचर दे रखा है। अगर हम कोई भी कैश में एक्सपेंस कर रहे हैं, ठीक है, कैश परचेज कर रहे हैं, कोई भी कैश सैलरी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो उस केस में इस वाउचर को यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ साथ में क्रेडिट वाउचर में किस चीज़ में यूज़ किया जा सकता है, अगर एक एक्सपेंस डिटेल है तो यहाँ पे तो ये क्रेडिट डेबिट वाउचर है, ठीक है। इसका वाउचर होगा ये डेबिट वाउचर होगा। अगर इसके अंदर इनकम की डिटेल हो, इनकम की या कैश रिसीव की डिटेल हो, डिटेल्स हो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा हमारा क्रेडिट वाउचर। तो क्रेडिट वाउचर जैसे एक्सपेंस के तौर पे तो हम लिख सकते हैं, मान ली एग्जाम्पल के लिए कैश पेमेंट फॉर परचेज, ठीक है। और इनकम के लिए लिख सकते हैं रेंट रिसीव्ड। तो इस टाइप की जो भी पेमेंट से रिलेटेड है उसके लिए डेबिट वाउचर यूज किया जाएगा, और जो भी इनकम से रिलेटेड है उसके लिए हमारा क्रेडिट वाउचर यूज किया जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए हमने सीखा कि वहाँ पे कैश वाउचर के बारे में सीखा, ठीक है, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, वो कैश से रिलेटेड थे। अभी है नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर किस लिए यूज होता है, जब भी मैंने कोई क्रेडिट बिल मैंने परचेज किया, ठीक है, किस पे बेटा, क्रेडिट पे, तो मैंने एक अपना अलग से प्रिंट आउट बनाया, ठीक है, और जो हमारा क्रेडिट नोट का परचेज किया तो डेबिट हो, तो वैसे तो क्रेडिट ही बनेगा क्योंकि मैंने अगर परचेज किया है, ठीक है, परचेज किया है क्रेडिट पे, तो उसके लिए वाउचर बनाया, क्योंकि कैसा वाउचर है, नॉन कैश वाउचर। दूसरा मैंने बताया आपको सेल। अब सेल भी किस टाइप का बेटा, क्रेडिट सेल टाइप का है, तो इसके लिए मैंने वाउचर बनाया, ठीक है। मैंने कोई गुड्स वापस किया, गुड्स रिटर्न किया, उस केस में भी गुड्स रिटर्न किया, उस केस में भी क्या बनाया मैंने, वाउचर बनाया। लेकिन ये वाउचर किस टाइप के हैं बेटा, नॉन कैश वाउचर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। और इनका यूज हम किस किस के लिए और भी कर सकते हैं, जैसे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेल कर दी लेकिन पेमेंट नहीं आई है, उस केस में हम इसको बना सकते हैं, ठीक है,
इसके साथ साथ में हमने कोई भी फिक्स एसेट्स उसको बेच दिया है, ठीक है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किस पे किया, ये भी क्रेडिट पे होगा, यानी कि सेल तो हो गया लेकिन अभी इसके पैसे नहीं आए, तो ये क्रेडिट नॉन कैश वाउचर, ठीक है। हमने कोई फिक्स एसेट्स बेच दिया है, ठीक है, हमने कोई फिक्स एसेट्स बेच दी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना सारी चीजें किस पे बेची मैंने, क्रेडिट पे, इसलिए कौन से वाउचर नहीं है, सारे के सारे नॉन कैश, ठीक है। सारे के सारे कौन से वाउचर बेटे, नॉन कैश, ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ में ट्रांसफर वाउचर भी हो सकता है। ट्रांसफर वाउचर क्या होता है, अगर कोई गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या है, ट्रांसफर वाउचर, ठीक है। गुड्स का मूवमेंट है, क्या ये बेटा है, गुड्स मूवमेंट है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो इस केस में भी नॉन कैश वाउचर का यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। इसके बाद ये लास्ट टॉपिक बचा बेटा, कंपाउंड वाउचर क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे एक साथ डेबिट और क्रेडिट की हुई पार्टीज होती हैं। किसी एक्सपेंस को डेबिट किया हुआ है, किसी को क्रेडिट किया हुआ है, उसमें मल्टीपल ऐसी चीज़ें की हुई हैं, ठीक है। अभी हम कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में सीखेंगे, तो एक कंपाउंड वाउचर्स होते हैं, इन्हीं के बेस पे कंपाउंड जर्नल एंट्री की जाती है, जिसमें मल्टीपल, इसमें क्या होता है बेटा, मल्टीपल डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ पार्टीज हो सकता है, ठीक है, या फिर कैश का लेन देन हो सकता है, तो किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे कंपाउंड वाउचर होते हैं जो मल्टीपल डेबिट एंड क्रेडिट कंटेन होते हैं इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ठीक है। एक चीज़ और समझ लेते हैं, डेबिट, इसी के अंदर एक पार्ट और है डेबिट वाउचर, वो समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे एक वाउचर है डेबिट वाउचर, जिसके अंदर 5 टाइप्स की डेबिट है और 1 टाइप का क्रेडिट है। तो इसमें डेबिट वाउचर, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन डेबिट की ज़्यादा है तो ये डेबिट वाउचर कहलाएगा, ठीक है। और क्रेडिट वाउचर 5 टाइप्स की क्रेडिट है और एंड 1 टाइप की डेबिट है, ठीक है। तो इसको क्रेडिट वाउचर बोलेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, ऑरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।